हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज इस वीडियो में हम ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करने वाले हैं, जो कि है स्टैटिक एंड फाइनल। अब जब आप ऊप्स की बात करते हो ना, तो स्टैटिक और फाइनल आपका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक तो इंटरव्यू परस्पेक्टिव्स के लिए भी कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब क्या होता है। और जब आप रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम उसको डेप्थ से जानेंगे, अच्छे से इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ें समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। अब हमें ना जावा में दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखने हैं, एक है स्टैटिक और एक है फाइनल। बस ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखने हैं और ये लेक्चर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको समझने से पहले ना वापस से हम अपनी एक स्टूडेंट क्लास में चलते हैं, जो हमने कई बार बना ली। हम हमेशा क्या करते हैं, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें रखते हैं। लेट से हमने क्या, सॉरी इंट नहीं, सबसे पहले हम रखते हैं एक स्ट्रिंग नेम, हम रखते हैं एक इंट एज, हम रखते हैं एक इंट रोल नंबर, और हम रखते हैं एक स्ट्रिंग कॉलेज। कुछ इस तरह से हम फील्ड्स रखते हैं। अच्छा, व्हाट इफ क्या हो मैं आपको बोलूं कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एक सेम कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो लेट्स से कॉलेज का नाम है आईआईटी गुवाहाटी, और हर इस कॉलेज के बच्चे के लिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, और मुझे इस आईआईटी गुवाहाटी के हर बच्चे को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या कहा था, ऊप्स एक्चुअली करता क्या था, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करता था। तो एक रियल लाइफ स्टूडेंट होगा, उसको मैंने प्रोग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब वो जो रियल लाइफ स्टूडेंट है ना, उसके पास नाम होगा, एज होगी, रोल नंबर होगा और कॉलेज होगा, है ना। अब ऐसे 100 स्टूडेंट्स भी चाहे आप बना लो, अगर वो 100 के 100 बच्चे एक ही कॉलेज के आते हैं, तो उन सबका जो कॉलेज नेम है वो तो सेम हो गया, आईआईटी जी, है ना, सबका सेम होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक सेम कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज लिखा हुआ है, तो इसके मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, चाहे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ S1 S2 S3, कितने भी ऑब्जेक्ट बनाता रहूँ, सबके अंदर जो डॉट कॉलेज होगा वो तो आईआईटी गुवाहाटी ही होना चाहिए, कोई और वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए, है ना। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इसके हीप में ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक S1 बनेगा, है ना, एक S2 बनेगा, एक S3 बनेगा, बहुत सारे बन सकते हैं, हजारों बन सकते हैं मान लो। सबके अंदर कॉलेज 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 भरा होगा और सबके अंदर सेम वैल्यू भरी होगी, आईआईटी आईआईटी। पर ये तो गलत हुआ ना, हम हर ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं और मुझे पता है वो कभी चेंज ही नहीं होने वाली। तो मैं उसको हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों डालूं। आप सोचो, अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता कि ये वैल्यूज में यहां से निकाल करके कहीं और रख देता, कहां रख देता वो हम बाद में समझेंगे, पर लेट से मैंने कहीं बाहर रख दी स्ट्रिंग कॉलेज। अब इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं बनाऊं, चाहे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं S1, इसको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूं। अब इसके मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊं S1 S2 S3 S4, सब इसको ही रेफर करें, सब इसको रेफर करें। इसको अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो इसको रेफर कैसे करेंगे, तो देखो, ये है मान लो मेरी हीप मेमोरी, ठीक है। लेट से ये है मेरी हीप मेमोरी। अब इसके अंदर मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, लेट से ये एक S1 ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक S2 ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक S3 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, तो इनके अंदर अपना इनका नाम भी होगा, ठीक है, एज भी होगा, रोल नंबर भी होगा, सेम नेम एज रोल नंबर, नेम एज रोल नंबर। पर इन तीनों में से ना किसी के पास भी कॉलेज नहीं होगा। कॉलेज एक फील्ड है जो कहीं बाहर लिखी होगी कॉलेज, और उसकी एक ही वैल्यू होगी, लेट से आईआईटी गुवाहाटी, और वो सारे के सारे आपस में शेयर करेंगे। तो ये भी शेयर करेगा, इसको भी यही वैल्यू मिलेगी, इसको भी ये वैल्यू मिलेगी, इसको भी ये वैल्यू मिलेगी। कुछ इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट होता तो मेरा कितना सारा स्पेस बच जाता, है ना। अब देखो, मुझे पता है कॉलेज का एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्योंकि एक नॉन प्रिमिटिव है, तो एक रेफरेंस स्टोर करते हैं, तो वो लेता है 4 बाइट्स, है ना। अब अगर हम हर ऑब्जेक्ट में 4+4+4 बाइट डालते रहेंगे, हमारा कितना स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको बाहर रख दिया एक कॉमन जगह पे, और मैंने कहा, क्या कहा, सब आप इसको शेयर करो, तो मेरा तो ओवरऑल स्पेस सिर्फ 4 बाइट्स का लगा। मैंने यहाँ सबसे 4 बाइट्स माइनस कर दिया, है ना। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लेकर के आता है हमारा स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो अब समझते हैं स्टैटिक होता क्या है। मुझे बस क्या करना था, मैं जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज लिखने वाला था ना, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता, मैं लिखता स्ट्रिंग कॉलेज और उससे पहले कीवर्ड लगा देता स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। तो जैसे ही मैं ये कीवर्ड लगाता ना, सारा काम यही होता जो मैंने अभी आपको समझाया, इंटरनली सब ऐसे ही काम करता। तो स्टैटिक कीवर्ड करता क्या है, स्टैटिक कीवर्ड कहता है कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक नहीं है बल्कि क्लास लेवल पे स्पेसिफिक है। क्योंकि देखो, ये जो कॉलेज है ये हर ऑब्जेक्ट का सेम होने वाला है,
ठीक है। तो ये हर ऑब्जेक्ट अगर सेम होने वाला है तो ये ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। जैसे हमने कहा था ना, एक रियल लाइफ स्टूडेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है प्रोग्राम में, तो उस रियल लाइफ स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर उसका कॉलेज हमेशा सेम होगा। तो अगर कॉलेज सभी का सेम है तो वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना होकर के एक क्लास की प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो एक क्लास की प्रॉपर्टी है उसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, और ये जावा को यही बताता है कि जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाओ, समझ जाना वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि हर S1 S2 के अंदर आप उसको क्रिएट मत करते रहना, बल्कि क्या करना, एक कॉमन जगह पे कॉलेज इक्वल टू IIT गुवाहाटी स्टोर कर देना। अब वो कॉमन जगह कहाँ है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पर एक कॉमन जगह पे वहाँ स्टोर कर देना, और S1 S2 S3 सब उसे अपने आप पॉइंट कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है मेरे स्टैटिक वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ठीक है भैया, आप तो ये तो समझ गए। अब मान लो जब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँगा तो मैं कैसे बनाता हूँगा, तो लेट्स से उसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। तो मैं ऐसे ही बनाता हूँगा, लेट्स से स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से बनाता हूँगा। लेट्स से अभी मेरे पास कोई खुद का कंस्ट्रक्टर मैंने बना नहीं रखा, तो जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी उसको इग्नोर करते हैं। तो मैंने S1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो इस न्यू स्टूडेंट को पॉइंट करता होगा। ओके, अब मुझे अगर नेम प्रिंट करना होता है, नेम में कोई वैल्यू डालनी होती, तो मैं ऐसे डालता था S1 डॉट नेम में डाल दो आदित्य, कुछ इस तरीके से डालता था। ठीक है, और सेम मैं एज को भी कर सकता था, रोल नंबर को भी कर सकता था, पर कॉलेज तो अब एक स्टैटिक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ S1 डॉट कॉलेज इक्वल टू लेट से कुछ वैल्यू डाल दो IIT गुवाहाटी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर है बिल्कुल कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माना कि ये जो कॉलेज है ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, पर एक तरह से हर ऑब्जेक्ट इसे पॉइंट तो कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे इसकी वैल्यू IITG डाल सकता है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं सीधा लिखूं अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट डॉट कॉलेज, और यहां पे कोई वैल्यू डाल दूं, लेट से IIT गुवाहाटी। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं सीधा क्या लिखूं, अपनी क्लास का नाम, तो यहां पे हमारा जो सिंटेक्स हो गया वो क्या हो गया, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, और उसमें कोई डाल दो आप वैल्यू। ये आपका सिंटेक्स हो गया। इस सिंटेक्स से भी मैं अपने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, तो क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। अब इसका फायदा बस ये है कि जब भी मैं S2 S3 किसी से भी डॉट कॉलेज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, मुझे हमेशा IIT गुवाहाटी मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं S1 S2 S3 किसी से भी इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा, तो अगर मैं लिख दूंगा लेट्स से S3 डॉट कॉलेज इक्वल टू IIT खड़गपुर, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो सब के लिए चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं S1 डॉट कॉलेज प्रिंट करूंगा, S2 डॉट कॉलेज प्रिंट करूंगा, तो सब में IIT खड़गपुर आंसर आएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे स्टैटिक वेरिएबल का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये जो हमारा कॉलेज इक्वल टू IIT गुवाहाटी जो एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये हीप्स में स्टोर नहीं होते, आर नॉट स्टोर्ड इन हीप। तो ये कहाँ स्टोर होते हैं भैया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये हीप में स्टोर नहीं होते, आपको समझना पड़ेगा। तो हर ऑब्जेक्ट जो है, हर इंस्टेंस जो है इस क्लास का, वो एक ही को पॉइंट कर रहा होगा। कोई भी इसे चेंज करेगा सबके लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए कॉमन है। ये क्लास का एक वेरिएबल है, ना कि एक ऑब्जेक्ट का। तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, हम इसको बोलते हैं, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, ठीक है। जैसे अभी तक हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल रहे थे, सॉरी बाकी सारे वेरिएबल्स को, नेम एज रोल नंबर, इनको क्या बोलते थे, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते थे। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल लो, इंस्टेंस वेरिएबल। इस कॉलेज को हम स्पेशल नाम देते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है, इस पूरी क्लास का एक ही है, राइट। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्लास स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, स्टैटिक कीवर्ड मैं सिर्फ एक वेरिएबल के आगे नहीं लगाता, एक मेथड के आगे भी लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर लेट से मेरे पास यही क्लास होती, सॉरी लेट से मेरे पास यही क्लास होती स्टूडेंट, ठीक है, और उसमें अगर कुछ वेरिएबल्स होते पहले ऊपर, लेट से कुछ वेरिएबल्स, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है, लेट से गेट अटेंडेंस, या लेट से मार्क अटेंडेंस, जो हमने पहले बनाया हुआ है, मार्क अटेंडेंस। कुछ ऐसा हमारा अगर एक मेथड होता, तो इस मेथड को भी मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगा सकता था, स्टैटिक।
स्टैटिक वॉइड मार्क अटेंडेंस। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कीवर्ड लगाता स्टैटिक, क्या होता, ये जो मेरा मेथड है ये किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर के एक क्लास का मेंबर बन जाता। तो अगेन अगर मुझे इसे कॉल करना पड़ता और मेरे पास स्टूडेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते, लेट्स से स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, है ना। सेम तरीके से मैं स्टूडेंट S2 बना सकता हूँ, S2 इक्वल टू लेट्स से न्यू स्टूडेंट, सेम तरीके से। तो मैं इसे या तो ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ S1 डॉट मार्क अटेंडेंस, कुछ इस तरीके से, या मैं लिख दूं S2 डॉट मार्क अटेंडेंस, और मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकता हूं, अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस, जैसे हमने वेरिएबल को कॉल किया था, कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, मेरा ये जो स्टैटिक मेथड है ये एक क्लास का मेथड है, ना कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये S1 S2 सब एक ही मार्क अटेंडेंस नाम के मेथड को आपस में शेयर करेंगे। इन सबके अलग अलग मार्क अटेंडेंस नहीं होगा, सब आपस में शेयर करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब अगेन क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अभी तक तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते थे ना, लेट्स से मैं यहाँ पे एक हीप मेमोरी बनाता हूँ, तो जब भी हम इस हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते थे तो मैं कहता था इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता होगा, जो भी स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स होंगे। तो भैया नेम आ गया, एज आ गया, रोल नंबर आ गया। अब आपने कह दिया कि हमारा जो कॉलेज था, यहाँ पे हमने कॉलेज को स्टैटिक कर दिया तो वो तो बाहर आ गया, तो आपने कह दिया कॉलेज तो बाहर आ गया, तो कॉलेज कहीं आ गया, लेट्स से यहाँ कॉलेज इक्वल टू IITG। अब वो हीप के अंदर तो है नहीं, कहीं और है, तो वो यहाँ आ गया। पर हमारे मेथड्स कहाँ आते होंगे, हमारे जो मेथड्स हैं मार्क अटेंडेंस, है ना, ये क्या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं? आंसर है नहीं। इनफैक्ट स्टैटिक मेथड तो आप छोड़ ही दो, जो हमारे नॉर्मल मेथड भी होते थे, अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं भी लिखा होता, वॉइड मार्क अटेंडेंस भी होता था, वो भी कहीं स्टोर होता है। अगेन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ना तो स्टैटिक मेथड ना ही नॉर्मल मेथड, कभी भी वो चीज़ें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं होती। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ क्लास के वेरिएबल स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल स्टोर होते हैं। इस केस में नेम एज रोल नंबर यहाँ पे हमने लिखा होगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ रहा, ये रहा नेम एज रोल नंबर। और कॉलेज क्योंकि हमारा क्या है, एक स्टैटिक है, तो वो कहीं बाहर स्टोर होगा। मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स हमेशा से ही बाहर स्टोर होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है, ना कि और किसी चीज़ को। ठीक है, ओके। तो आप ये भी समझ गए कि हमारा जो स्टैटिक है, हमारा जो स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स, इट कैन बी यूज्ड ऑन मेथड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हम समझ गए। पर स्टैटिक के कुछ रूल्स भी तो होते होंगे, ऐसे थोड़ी हम कुछ भी कर देंगे, है ना। तो स्टैटिक के कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स ज़्यादातर हमारे मेथड्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी मेथड जिसको आप स्टैटिक बनाना चाहते हो वो कुछ रूल्स फॉलो करेगा, और वो रूल्स क्या है? तो सबसे पहला रूल है आपका, कोई भी स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है। तो वन स्टैटिक मेथड कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब इसका रीजन देखो बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी स्टैटिक मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो यूजिंग क्लास नेम। तो मैंने यहाँ पे देखो ऐसे किया था, स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस, ये चल सकता है। अब लेट से ये जो मार्क अटेंडेंस है ना, ये अंदर से एक और मेथड कॉल करता होगा प्रिंट, जो कि नॉन स्टैटिक होगा। ठीक है, कहाँ गया हमारा, हाँ लेट से ये हमारी क्लास थी, इसके अंदर मैंने मार्क अटेंडेंस लिखा हुआ था। तो अभी के लिए आप मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन लिखा हुआ है वॉइड प्रिंट, और ये नॉन स्टैटिक है। ये क्या करता होगा, डिटेल्स प्रिंट करता होगा स्टूडेंट की। तो पहले हमने अटेंडेंस मार्क की और मार्क अटेंडेंस ने कहीं बीच में प्रिंट कॉल कर दिया होगा, कुछ ऐसा। अगर ये अलाउड होता कि एक स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा है, और मान लो मैं इस स्टूडेंट का एक भी ऑब्जेक्ट ना बनाता, पर मैं सीधा क्या करता, स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस कॉल कर देता, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बिना इस स्टूडेंट का एक भी ऑब्जेक्ट बनाए सीधा इस मार्क अटेंडेंस को कॉल कर सकता हूँ बाय यूजिंग क्लास नेम, ये तो हमें पता ही है। तो अगर मैं ऐसा कॉल कर देता और जैसे ही मार्क अटेंडेंस कॉल होता वो इस प्रिंट को कॉल करता, पर ये जो प्रिंट है ये तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, राइट। तो मैं कौन से प्रिंट को कॉल करना चाहता हूँ ये JVM को पता ही नहीं होगा, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो, मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके पास अपना प्रिंट मेथड है, सबके पास एक अपना प्रिंट मेथड है, ठीक है, लेकिन मार्क अटेंडेंस सबके लिए कॉमन है। तो मैंने क्लास का नाम लेके मार्क अटेंडेंस तो कॉल कर दिया, पर फिर मैंने कहा डॉट प्रिंट, इसके कहीं कोड के बीच में मैंने कहा प्रिंट को कॉल करो। पर कौन से प्रिंट को कॉल करें, इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के, तो पता ही नहीं हमारे JVM को। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसी कोई कंफ्यूजन कभी होए ना, तो हमने क्या लिख दिया, वन स्टैटिक मेथड कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड।
राइट, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या रूल है भैया, देखो अगला रूल भी बिल्कुल सेम। स्टैटिक मेथड जो होते हैं, स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स। ये भी सिंपल रूल है, सेम जो ऊपर लॉजिक है वो यहाँ अप्लाई करो। स्टैटिक वेरिएबल्स, एक स्टैटिक मेथड जो है सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही यूज कर सकता है, वो कोई स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स यूज करके करेगा क्या? अगर मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया वो तो बने ही नहीं होंगे। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे किसी भी क्लास का, स्टैटिक वेरिएबल तो इंस्टेंशिएट ही नहीं होते, है ना। ये तो आपको पता ही है कि जब भी मैं क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, ये वाली लाइन, तो मेरे इस स्टूडेंट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते होंगे, जैसे कि मान लो इसके अंदर होता होगा नेम, एज, रोल नंबर, ये तो इंस्टेंशिएट ही नहीं होते होंगे, तो बनते ही नहीं होंगे। और जब तक ये बनेंगे ही नहीं, मेरा कोई भी स्टैटिक मेथड जैसे कि मार्क अटेंडेंस, इनको यूज़ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस मार्क अटेंडेंस के अंदर मैं कभी भी नेम को यूज़ नहीं कर सकता, एज को यूज़ नहीं कर सकता, रोल नंबर को यूज़ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ। ये अलाउड है, ये तीनों अलाउड नहीं है। आपको रीजन मैंने बता ही दिया, क्योंकि मार्क अटेंडेंस तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, स्टूडेंट डॉट मार्क अटेंडेंस, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये ना करूँ। पर जब तक मैं ये नहीं करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा, मेरे जो ये यहाँ पे वेरिएबल्स थे नेम, एज, रोल नंबर, ये तो साइन ही नहीं होंगे, तो ये करना गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं ये भी नहीं कर सकता। सेकेंड रूल भी ऑब्वियस है। अब थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि ये जो हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं, इनके पास दिस का एक्सेस नहीं होता, डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड याद है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। दिस कीवर्ड का एक्सेस नहीं होता किसी भी ऐसे मेथड को जो कि हमने स्टैटिक मार्क किया होगा। आई होप आपको ये भी लाइन बिल्कुल ऑब्वियसली समझ आ रही होगी। दिस क्या स्टोर करता है? दिस स्टोर करता है करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। पर अगर मैं स्टैटिक मेथड में उसको कॉल कर रहा हूं तो करंट ऑब्जेक्ट का तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है ना। तो ये जो मेरे पास मेथड है मार्क अटेंडेंस, जो कि मैंने स्टैटिक मार्क किया हुआ है, इसके पास कोई करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये क्लास का वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि यहाँ पे मैंने मान लो मैंने मार्क अटेंडेंस बना रखा है, ये सब के लिए कॉमन है, इसके पास किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं हो सकता। तो इसके पास दिस का रेफरेंस नहीं हो सकता, ये दिस को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी तक दिस को कैसे पढ़ा था? ये जो दिस कीवर्ड है वो स्टोर करता है करंट रेफरेंस का, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, राइट। तो स्टैटिक मेथड्स के अंदर ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज है कि मैं किसको स्टोर कर रहा हूँ, मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं है उसका, राइट। चलो, आई होप आपको ये तीनों पॉइंटर समझ आ गए होंगे। तो यही सब है हमारा का पूरा स्टैटिक कीवर्ड्स, कि मैं एक ऑब्जेक्ट को, एक वेरिएबल को स्टैटिक बना सकता हूँ, एक मेथड को स्टैटिक बना सकता हूँ। मेथड को स्टैटिक बनाने के मेरे पास ये कुछ रूल्स थे, और स्टैटिक क्या करता है? सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट, वेरिएबल को या मेथड को क्लास स्पेसिफिक बना देता है और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हटा देता है, ठीक है। और स्टैटिक में बनाता कैसे हो वो आपको बता दिया था। मुझे बस एक कीवर्ड ऐड करना पड़ता है स्टैटिक, और मेरा जो भी वेरिएबल था, तो स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, मैंने कॉलेज को स्टैटिक बनाना था तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, कुछ ऐसे, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एक और चीज़ होती है स्टैटिक ब्लॉक। वो क्या होता है? और इसको जैसे हमने अभी देखा, वापस से सबको कोड में भी देख लेते हैं, और स्टैटिक ब्लॉक भी वही समझते हैं। तो देखो, मैंने अगेन अपने डेमो 3 एक फाइल बना रखी है, और यहाँ पे हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे स्टैटिक कीवर्ड को, स्टैटिक कीवर्ड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है, क्लास स्टूडेंट। और हमें पता था इसमें हमारे पास क्या क्या था। हमारे पास सबसे पहले होता था नेम, हमारे पास एज होती थी, ओके, हमारे पास रोल नंबर होता था, और हमारे पास कॉलेज होता था, कुछ इस तरीके से, है ना। मैंने कहा कि मैं इस कॉलेज को स्टैटिक बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टैटिक कीवर्ड को, ठीक है। अब अभी इसको खाली छोड़ देते हैं, और चलो इसका कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो क्या करता होगा? स्ट्रिंग नेम लेता होगा, एज लेता होगा, रोल नंबर लेता होगा, और लेट्स से, ये मैंने अलग अलग लिख दिया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे कॉलेज भी ले सकता हूँ? ओके, देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग कॉलेज, देखते हैं कि ये अलाउड है या नहीं, ठीक है। ओके, अलाउड है, हमें कोई एरर नहीं आया, राइट। तो मैं कर सकता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू जो भी यहाँ पे नेम आया होगा, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, और फाइनली क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस डॉट कॉलेज इक्वल टू कॉलेज,
कर सकता हूँ? नहीं, कुछ तो वार्निंग आ रही है, द स्टैटिक फील्ड स्टूडेंट डॉट कॉलेज शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे। तो इस तरह से मैं नहीं कर सकता। तो या तो मैं लिख सकता हूँ कॉलेज इक्वल टू कॉलेज, पर ये फिर गलत था। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि भाई दिस असाइनमेंट टू वेरिएबल कॉलेज हैज़ नो इफेक्ट, क्योंकि ये इसी कॉलेज के अंदर इसी कॉलेज को डाल देगा, है ना। तो ये भी गलत है। तो मैं इसको यहाँ नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, हटा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम एज रोल नंबर लिए और उसको असाइन कर दिया। अब मैं इस कॉलेज को कहाँ असाइन करूँ? एक चीज़ तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, कॉलेज को मैं ऊपर खुद से असाइन कर दूंगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें मैं 3 वैल्यूज दूंगा, लेट से आदित्य, एज हो गई लेट से 28 और रोल नंबर हो गया 101, कुछ इस तरीके से। और मैं एक और स्टूडेंट बना लेता हूँ, स्टूडेंट बना लेता हूँ S2 इक्वल टू न्यू, ये हटा देते हैं, ऐसे ही है, हाँ, न्यू स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं लेट से वैल्यू दे देता हूँ रोहित का। ओके, एज दे देते हैं लेट से 28 ही, और हाँ, रोल नंबर दे देते हैं 102, कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पे 2 कॉमा आ गए थे। ओके, और ये भी हटा दो। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज दिए, S1 और S2। अब मैंने कहा था मैं काम करता हूँ, कॉलेज को कुछ ऐसे असाइन कर देता हूँ कि स्टूडेंट डॉट कॉलेज इक्वल टू IIT गुवाहाटी। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। मैंने कहा था ना मैं उसको क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ डिटेल्स को, मैं लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, अपना प्रिंट LN फंक्शन, और मैं क्या करूँ, S1 डॉट नेम प्रिंट करूँ, फिर कॉमा, और ऐसे सारे प्रिंट कर दूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे प्रिंट किए, नेम एज रोल नंबर कॉलेज। कॉलेज पे एक वार्निंग आ रही है, द स्टैटिक फील्ड स्टूडेंट डॉट कॉलेज शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे, कि भाई आप एक काम करो ना, वैसे साइन करो। ये वार्निंग है, याद रखना, ये रूल नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। सेम मुझे यहाँ पे भी वार्निंग आ रही थी जब मैं यहाँ पे कॉलेज लेता था और दिस डॉट कॉलेज इक्वल टू कॉलेज साइन करता था, मेरे पास वार्निंग आती थी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा ऐसे भी साइन कर सकता हूँ, पर कोई नहीं, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, और मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे काम किया मैंने, S1 की डिटेल प्रिंट कर दी, यहाँ पे मैं S2 की डिटेल प्रिंट कर देता हूँ, कुछ ऐसे। तो पहले 4 डिटेल S1 की होगी, फिर 4 डिटेल S2 की होगी। तो देखते हैं डिटेल कैसे प्रिंट होती है हमारी। बिल्कुल सही तरीके से, है ना, दोनों की डिटेल्स प्रिंट हो गई, कॉलेज में IIT गुवाहाटी दोनों में आ गया। तो मैं ये भी कर सकता था, या फिर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट भी लिख सकता था। यहाँ पे स्टूडेंट, स्पेलिंग गलत हो गए, स्टूडेंट भी लिख सकता था, ठीक है। अब भी सही होता, देखो मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आई, क्योंकि मेरा कंपाइलर भी चाहता है कि मैं हमेशा इसको ऐसे एक्सेस करूं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, देखो बिल्कुल सही, चीज़ें सही से प्रिंट हो गई। ओके, अब एक और चीज़, मैंने इसको अभी देखो बाहर डिक्लेयर किया, क्योंकि मैं इसको अंदर नहीं करना चाहता था कंस्ट्रक्टर के, क्योंकि दिस कीवर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा था। तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ जिसका नाम होता है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम अपना कीवर्ड लिखते हैं स्टैटिक और अपने करली ब्रैकेट्स ऑन कर देते हैं। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब वैल्यू स्टैटिकली असाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो मेरा कॉलेज है उसको कर दो IIT गुवाहाटी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ। अब मुझे इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरा अब भी आउटपुट सब कुछ सही से प्रिंट होगा। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये काम आता है हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए, वैसे हम स्टैटिक ब्लॉक को यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए। अब अगर मैंने यहाँ पे एक और स्टैटिक वेरिएबल दिया होता तो मैं उसको भी इनिशियलाइज कर पाता इसी ब्लॉक के अंदर। लेट से यहाँ पे एक और होता, अगर लेट से स्टैटिक इंट ग्रेड कुछ ऐसा होता, तो मैं उस ग्रेड को भी यहाँ पे लिख पाता, लेट से ग्रेड इक्वल टू 8, कुछ भी, ठीक है, रैंडम, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर पाता। तो स्टैटिक ब्लॉक काम आता है हमारी स्टैटिक चीज़ों को असाइन करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉलेज को और ग्रेड को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये स्टैटिक कीवर्ड किस काम का है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, और एक स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। अब देखो बस एक चीज़ याद रखना, जैसे आपकी एक क्लास लोड होगी, जितने भी ये दो स्टैटिक आपने वर्ड्स बना रखे होंगे, कॉलेज, ग्रेड, और जो आपका ये स्टैटिक ब्लॉक होगा, ये एक बार रन होगा। तो सबसे पहले जैसे आपकी क्लास लोड हुई, सबसे पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, आपके सारे वेरिएबल्स असाइन हो गए, कॉलेज भी, ग्रेड भी, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कॉलेज इक्वल टू IIT गुवाहाटी। यहाँ पे भी IIT गुवाहाटी मैंने यहीं पे लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट से मैंने यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ ग्रेड लिख दिया, ये भी अलाउड है। तो
तो इधर मैं यहीं पे साइन कर दूं, इधर मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर साइन करूं। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर वार्निंग आएगी पर वो भी कर सकता हूं, नहीं तो मैं उसको बाहर भी असाइन कर सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पर याद रखना, जैसे ही मेरी स्टूडेंट क्लास लोड होगी, जैसे ही क्लास लोड होगी, मेरे जो सारे स्टैटिक ब्लॉक है या फिर जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं सब एक बार रन होंगे ऑब्जेक्ट बनने से भी पहले। तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मेरा ये सारा काम हो चुका होगा, उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और बाकी सारी चीजें करूंगा। तो स्टैटिक ब्लॉक हमेशा पहले रन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि स्टैटिक हमारा क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। हमने देखा था वेरिएबल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे मेथड्स हो सकते हैं स्टैटिक्स, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, क्या किसी मेथड के पैरामीटर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स, क्या वो स्टैटिक हो सकते हैं? पैरामीटर क्या होते हैं? जैसे मान लो अगर मेरा प्रिंट फंक्शन है तो वो कुछ पैरामीटर्स लेता होगा। तो लेट्स से उसने लिया यहाँ पे नेम, स्ट्रिंग नेम, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम? क्या ये अलाउड है? सोचो, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ, क्या ये अलाउड है? आंसर है नहीं अलाउड है। अब क्यों नहीं अलाउड है, इसका क्या रीजन होगा? अब इसका रीजन बिल्कुल लॉजिकल है। मैंने आपको क्या कहा था, स्टैटिक सिर्फ हम उन चीजों को बनाते हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेवल से हटा करके हम क्लास लेवल पे लाना चाहते हैं। पर ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं ये तो वैसे भी लोकल वेरिएबल है। तो अगर हम एक प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और उसमें यहाँ पे अगर हम एक लेट्स से नेम लेते हैं, ठीक है, तो और ये प्रिंट हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेम जो वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल है और ये तो स्टोर है हमारे स्टैक के अंदर, हीप के अंदर तो है नहीं। तो जो वेरिएबल ऑलरेडी स्टैक के अंदर स्टोर है, एक लोकल वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको स्टैटिक क्यों बनाएंगे? तो बिल्कुल नॉनसेंस है, राइट। तो इसलिए हमारे पैरामीटर स्टैटिक नहीं हो सकते क्योंकि ये लोकल वेरिएबल होता है। इनका एक्सेस तभी खत्म हो जाएगा जब इस फंक्शन का एक्सेस खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, क्या हमारी पूरी की पूरी क्लास स्टैटिक हो सकती है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्टैटिक क्लास स्टूडेंट? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये अलाउड है? आंसर है नहीं। एक पूरी की पूरी क्लास स्टैटिक नहीं हो सकती। एक रीजन से हो सकती है, अगर वो जो हमारी क्लास है वो इंटरनल क्लास है। इंटरनल मतलब नेस्टेड क्लास है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है। वो अभी तक हमने किया नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे नेस्टेड क्लास कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। पर अभी आप मान लो अगर आपकी क्लास नेस्टेड है तो वो स्टैटिक हो सकती है। पर अगर आपकी रूट लेवल पे क्लास बनी है तो वो कभी स्टैटिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन सिंपल है, क्योंकि ये जो क्लास है ना ये एक पैकेज का पार्ट होती है, एक पैकेज का पार्ट होती है एक क्लास, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट से वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता। अब पैकेज क्या होता है वो भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो भी हम बाद में देखेंगे। पर आप बस अभी याद रख लो, एक रूट लेवल की क्लास स्टैटिक नहीं हो सकती पर एक नेस्टेड क्लास स्टैटिक हो सकती है, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने अगले कीवर्ड की तरफ जो कि है फाइनल। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ एक क्लास का। लेट्स से हमने क्लास बनाई रैंडम, अभी इसको मैं नाम दे रहा हूँ रैंडम, ठीक है। और इसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम है लेट्स से पाई। और ये हमारा मैथमेटिकल पाई है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अब ऑब्वियसली इसको मैं इंटीजर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू है, तो मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से डबल। तो मेरी एक वैल्यू है डबल पाई जिसकी वैल्यू है 3.14, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ तो असाइन करता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे डबल पाई लिख देता हूँ, है ना। फिर यहाँ तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर थ्रू एक्सेस करता हूँ कि मैं रैंडम एक डबल लेता हूँगा लेट्स से पाई और उसको असाइन करता हूँगा यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दिस डॉट पाई इक्वल टू पाई, और कोई बाहर से मेन मेथड से मुझे इस पाई की वैल्यू देता होगा। पर आपको नहीं लगता इस पाई की तो ऑलरेडी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, 3.14, है ना। तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई बाहर से इसको वैल्यू दे, और हो सकता है वो गलत दे दे, और ना ही मैं चाहूंगा वो कंस्ट्रक्टर से एसोसिएट हो। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मैं कीवर्ड लगाता हूं फाइनल, फाइनल अपने डेटा टाइप के आगे डबल, और फिर वैल्यू देता हूं पाई की, और यहीं पे उसको डिफाइन कर देता हूं 3.14। सॉरी, ये अपने उसमें नहीं आएंगे, ये सीधा आ जाएंगे 3.14, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं, तो फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। ये फाइनल कीवर्ड कहता है कि ये जो पाई की वैल्यू है ना, अब ये परमानेंटली कांस्टेंट हो गई है, ये फिक्स्ड हो गई है, लॉक हो गई है। अब इस पाई की वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। कल को कोई कोड भी ऐसा नहीं लिख सकता कि रैंडम का मान लो ऑब्जेक्ट है R1, तो R1 डॉट पाई इक्वल टू 3.16 कर दिया, कुछ ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पाई है वो है फाइनल। फाइनल का मतलब फिक्स्ड, कांस्टेंट। तो हम इनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स,
ठीक है। अब जैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, है ना, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारे सदैव सेम रहेंगे पूरे के पूरे कोड में, क्योंकि एक बार हमने इनके आगे फाइनल कीवर्ड लगा दिया। ठीक है। अब एक और नेमिंग कन्वेंशन याद रखना कि जब भी हम किसी के आगे फाइनल लगाते हैं वो कांस्टेंट बन जाता है, तो उसके सारे लेटर्स अपर केस होते हैं। तो अगर हमने पाई पहले ऐसे लिखा था, अब हम इसको चेंज करके PI कैपिटल कर देंगे। ये नोमेनक्लेचर है, नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे हमने वेरिएबल्स का नाम रखा था। अब अगर वो उसमें 2 वर्ड्स आते होंगे, तो अब मान लो हमारे वेरिएबल का नाम है पाई वैल्यू, तो हम उसको ऐसे स्टोर करेंगे पाई अंडरस्कोर वैल्यू, कुछ इस तरीके से। ये हमारा नॉमेनक्लेचर है। ठीक है। तो अगर हमारे मल्टीपल वर्ड्स हैं, हम उनको सेपरेटर यूज करेंगे, अंडरस्कोर्स 3 होंगे, अगेन एक अंडरस्कोर, फिर सब कुछ कैपिटल, फिर अगेन एक अंडरस्कोर, सब कुछ कैपिटल। कुछ इस तरीके से हम नाम देते हैं और जो भी उसकी वैल्यू होगी, लेट्स से 3.14, कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फाइनल का यूज़ क्या होता है। फाइनल हम लगाते हैं किसी भी वेरिएबल को एक कांस्टेंट बनाने के लिए, और ये वेरिएबल अब फिक्स हो गया, अब इसका कोई दोबारा चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसका एक और चीज़ याद रखना, अगर इसको कोई चेंज नहीं कर सकता तो आप इसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग लाइन में नहीं लिख सकते। क्या मतलब? आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पहले लिखो फाइनल डबल पाई, आपने बस डिक्लेयर कर दिया, और अगली लाइन में पाई इक्वल टू 3.14 आप कर रहे हो। ये अलाउड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर करा, अब ये फिक्स हो गया, अब इसके अंदर तो वैल्यू डाल ही नहीं सकती, तो जावा इसको अलाउ ही नहीं करेगा। जावा कहेगा नहीं, आप इसको यहीं पे ही डिफाइन करो, यहीं पे इसकी मुझे कोई वैल्यू बताओ। ठीक है, ओके। अब अगर आपको ये समझ आ गया, तो अगेन कुछ कांस्टेंट बातें करनी है कि जो हमारा फाइनल कीवर्ड है, क्या हम वो एक वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी हमने देखा। क्या वो हम एक मेथड के आगे लगा सकते हैं? आंसर है लगा सकते हैं, पर उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम ऊप्स के अंदर और अंदर तक जाएंगे, जब हम उसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ रहे होंगे, तब हमें ज़्यादा समझ आएगा कि मेथड के अंदर फाइनल लगाने का क्या मतलब होता है। ठीक है। फाइनल के मल्टीपल मतलब निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने उसे कहाँ लगाया। अगर आपने उसे वेरिएबल के आगे लगाया है तो वो उसको कॉन्स्टेंट बना देगा, यानी कि उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसको एक मेथड के आगे लगाया है तो उसका कोई और मतलब होगा। अब अगर आपने उसे एक क्लास के आगे लगाया है तो भी उसका कोई और मतलब होगा, और वो भी आप लगा सकते हो, वो भी हम बाद में देखेंगे। इनफैक्ट जो मैंने बात की थी ना पैरामीटर्स की, जो एक मेथड के पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी आप फाइनल बना सकते हो, क्योंकि है तो वो भी एक वेरिएबल। अगर आपने मेथड पैरामीटर्स को फाइनल बना लिया तो आप उन लोकल वेरिएबल्स को भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर मान लो एक फंक्शन है प्रिंट और वो एक स्ट्रिंग लेता है नेम, तो अगर मैंने लिख दिया फाइनल स्ट्रिंग नेम, तो इसको जो भी नेम वैल्यू मिलेगी ऊपर से, जो भी से कॉल करेगा, वो आप बीच में कहीं चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप ये भी अलाउ है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो इसको आप हर जगह लगा सकते हो, चाहे वेरिएबल के आगे, मेथड के आगे, क्लास के आगे, पैरामीटर्स के आगे, पर सबका यूज़ अलग अलग है। वेरिएबल और पैरामीटर्स का तो सेम है कि वो कांस्टेंट बन जाएंगे। मेथड का तब हम समझेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म समझेंगे, और क्लास भी तब हम समझेंगे जब हम इनहेरिटेंस को समझेंगे, जो कि आगे आएगा। राइट। अब इसे फटाफट हम एक बार कोड में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अगेन अपना खाली प्रोजेक्ट बना रखा है। मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ अपनी रैंडम। ठीक है। और इसमें लेट्स से एक फाइनल कीवर्ड लगाता हूँ, फाइनल डबल और पाई, और यहीं पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 3.14, कुछ ऐसे। तो देखो ये अलाउड है। अब मैं जब इस रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रैंडम R1 इक्वल टू न्यू रैंडम। अब अगर आप बताओ क्या होगा जब मैं प्रिंट करूंगा system.out println, और मैं यहाँ पे लिखूंगा R1.py, तो मेरा ऑब्वियसली प्रिंट हो जाना चाहिए 3.14। बिल्कुल। अब क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ कि R1.py इक्वल टू 3.16, ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। देखो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? द फाइनल फील्ड random.py कैन नॉट बी असाइंड, तो आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पाई डिक्लेयर कर दिया और मैंने कहा रैंडम में मैं उसको असाइन कर दूंगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट पाई इक्वल टू 3.14। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? देखो मुझे कोई एरर नहीं आया। मैं ऐसे अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो भी मेरा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि अगर क्लास के अंदर आपने एक फाइनल कीवर्ड को लिखा है तो उसको आप तो कंस्ट्रक्टर तक रुक सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, डिफाइन मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर किया, ये यहाँ पे तो अलाउड है। क्यों कर सकते हो आप ऐसा? क्योंकि आपको पता ही है जैसी मैं ये लाइन लिखूंगा न्यू रैंडम, सबसे पहले जैसे मैंने कीवर्ड लिखा न्यू, तभी तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इसकी वैल्यूज ही नहीं बनेंगी जो इसके वेरिएबल्स है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, इसके वेरिएबल्स बने, तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया उसी टाइम, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसने पाई की वैल्यू को एक असाइन करके दे दिया। तो ये अलाउड है। अब अगेन इसकी वैल्यू अभी भी मैं चेंज नहीं कर सकता, पर कंस्ट्रक्टर में एक बार असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर मान लो सीधा मेन फंक्शन में मैं कोई फाइनल वेरिएबल बनाता, फाइनल इंट x इक्वल टू 4,
कुछ मैं ऐसे लिखता, ठीक है, तो ये भी अलाउड है। तो अगर अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन सॉरी यहाँ पे करूँ एक्स, तो मेरा 4 प्रिंट हो जाना चाहिए अगली लाइन में। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल हो गया। पर देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले मैंने इंट x डिक्लेयर किया, फिर x इक्वल टू 4 असाइन कर दिया। देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, पर मैंने तो भी आपको कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रन करूँ तो भी आंसर प्रिंट हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। क्योंकि जावा क्या करता है ना, थोड़ी सी एक ऑप्टिमाइजेशन करता है कि उसको पता है आपने एक बार डिक्लेयर किया तो एक बार तो आप असाइन करोगे ही, तो वो एक बार तो आपको अलाउ कर देता है। तो जावा क्या कहता है कि वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपने एक बार एक्स को डिक्लेयर किया फिर डिफाइन किया, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को एक तरह से चेंज नहीं कर सकते, है ना। पर जावा समझता है कि आप चेंज नहीं कर रहे, आप पहली बार तो असाइन नहीं करोगे, तो ये तो आपको करने देगा। पर अगली बार अगर मैं इसको 5 करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। और एरर क्या कहता है, द फाइनल लोकल वेरिएबल एक्स में ऑलरेडी हैव बीन असाइंड। तो एक ही बार आप इसको चेंज कर सकते हो, या चेंज नहीं कहना चाहिए उसको, एक ही बार आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, बार बार नहीं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली दिस शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से दूसरी और उसमें एक नई वैल्यू डाल रहे हो। लेकिन प्रैक्टिकली जावा इसको अलाउ करता है, वो कहता है एक बार आप डाल दो और अगली बार से मैं इसको कोई चेंज नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मेरा आपसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अभी तक ना हमने जो इसका बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे, अब तक हम ना उसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ गए हैं कि हमें क्लास क्यों बनाते हैं। आपको पता है हर चीज़ जावा में क्लास के अंदर होनी चाहिए, तो हमें क्लास बनाते हैं खुद की। जैसे यहाँ पे डेमो 4 है, उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होता है। अब उस मेन मेथड के बारे में भी हम बहुत कुछ समझ चुके हैं कि हमारा वॉइड क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो भी अभी तक हमने लिए नहीं है, पर आप मान लो कुछ पैरामीटर्स वो एक्सपेक्ट करता है। अब स्टैटिक क्या होता है ये हमने इस लेक्चर में देख लिया। स्टैटिक वॉइड मेन मतलब हम कहते हैं कि ये जो मेथड है, ये मेथड क्लास स्पेसिफिक है, ना कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। अच्छा, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्यों? हमारा जो जावा में, इसको थोड़ा मैं कमेंट करके लिखता हूँ, वाई इन जावा हमारा जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं वाई मेन इज स्टैटिक इन जावा। इसका आंसर ये है कि आप सोचो अगर मेन स्टैटिक नहीं होगा, मैंने क्या कहा था कि जावा क्या करता है, सीधा मेन फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर मेन स्टैटिक नहीं होता तो जावा को या इंटरनली जेवीएम को मेन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और उस ऑब्जेक्ट से डॉट मेन कॉल करना पड़ता, है ना। तो जावा जेवीएम इंटरनली कुछ ऐसा करता कि हमारे इस डेमो 4 का ऑब्जेक्ट बनाता, डेमो 4 लेट्स से D1 इक्वल टू न्यू डेमो 4, कुछ ऐसे करता पहले वो, 3 नहीं 4, हाँ। और फिर अगली लाइन में वो क्या करता, D1 डॉट मेन ऐसे कॉल करता। पर क्योंकि वो खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट करेंगे, है ना, वो खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको एक स्टैटिक बना दिया। अब अगर क्योंकि उसने उसको एक स्टैटिक बना दिया, अब जेवीएम को कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जेवीएम डायरेक्टली लिख सकता है डेमो 4 डॉट मेन। जैसे ही जेवीएम ये लिखेगा, जैसे ही डेमो डॉट 4 में, जैसे ही जेवीएम ने लिखा डेमो 4 डॉट मेन, हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा क्यों मैंने कहा था कि इस क्लास के अंदर हम जो भी मेथड्स लिखेंगे उसको भी स्टैटिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेथड्स हम कॉल करते होते थे मेन के अंदर से। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखा स्टैटिक वॉइड प्रिंट, तो ये जो मेथड है प्रिंट, इसे हम कॉल कहाँ करेंगे, मेन के अंदर। और मेन क्योंकि खुद स्टैटिक है तो वो एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड ही तो कॉल कर सकता है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो ये इसे कॉल ही नहीं कर पाता। अगर मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट तो मेरे पास एक एरर आता, और एरर क्या आता, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। तो मुझे इसे स्टैटिक बनाना ही पड़ता। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी याद रखना कि हमें हर मेथड जो भी हम मेन डेमो 4 क्लास के अंदर लिखेंगे, जिसके अंदर मेन भी है, वो सब स्टैटिक होने चाहिए। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। तो अभी हम इसके लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ चुके हैं। बस ये पब्लिक, या ऊपर भी पब्लिक नीचे भी पब्लिक, ये जो लिखा है ये हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब एक और चीज़ ऐसे समझो, व्हाट इफ मैं एक वेरिएबल को स्टैटिक भी बोल दूं, फाइनल भी बोल दूं। लेट्स से इसी में भी मैं लगाऊं स्टैटिक फाइनल डबल पाई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सोचो, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ये क्लास का वेरिएबल है, फाइनल मतलब ये फाइनल वेरिएबल है, इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। पहले तो एरर क्या आ रहा है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड पाई में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। और यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, द स्टैटिक फील्ड रैंडम डॉट पाई शुड बी एक्सेस्ड इन अ स्टैटिक वे, है ना। अब क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक बना दिया तो ये क्लास का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का तो है नहीं, तो उसको मैं कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, अपना एक स्टैटिक ब्लॉक बना सकता हूँ, उसमें मैं पाई को एसोसिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ, पाई इक्वल टू 3.14। मैं ये कर सकता हूँ, देखो ये अलाउड है बिल्कुल। या फिर अगर मैं ये भी नहीं बनाना चाहता तो मैं सिंपल इसको यहीं पर डाल सकता हूँ, 3.14
0.14 कुछ ऐसे, ठीक है। तो लेट से अभी के लिए मैं इसको स्टैटिक ब्लॉक में डालता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर लगता है ना, तो मैंने इसको स्टैटिक ब्लॉक में डाल दिया। तो अब इसका मतलब क्या हो, मैंने कहा ये जो पाई है ना, एक तो ये फाइनल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो कि होना भी चाहिए है ना। पाई तो एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और ये स्टैटिक है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए पाई की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो 3.14 किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग तो होगी नहीं, तो रैंडम के जितने भी आप ऑब्जेक्ट बना लो, तो कल को आप रैंडम के R1 R2 R3 R4 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, सबके लिए पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी। तो मैंने इसको यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड भी लगा दिया। तो कई बार आप देखोगे कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स के आगे लिखा होगा स्टैटिक फाइनल, ठीक है। तो स्टैटिक फाइनल मिलाकर के बहुत यूज होते हैं कि आप चाहते हो वो कांस्टेंट भी बन जाए और सबके लिए सेम भी हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हम ऑलमोस्ट हर चीज समझ गए, बस एक चीज रह गई थी, व्हाट इज द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अभी तक हमने समझा ही नहीं कि एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे क्यों लेता है, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग का एरे क्यों लेता है आर्ग्स, जब भी हम मेन फंक्शन को रन करते हैं। देखो, ये इसलिए लेता है कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम एक जावा के कोड को रन करते थे तो हम ऐसे करके कोड को तो रन करते नहीं थे, हम टर्मिनल खोलते थे, सॉरी यहाँ पे हम करते हैं व्यू टर्मिनल, ठीक है, पहले ज़माने में, और हम लिखते थे, पहले से कंपाइल करते थे जावा सी demo4.java, क्लास का नाम ये हमने पहले किया हुआ है। अब हमारा कोड कंपाइल हो गया, हमारा बाइट कोड बन गया होगा, और फिर हम क्या लिखते थे, जावा डेमो4 मतलब, है ना। जैसे हम ये लिखेंगे हमारा कोड रन हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट आ गया 3.14, और ये आना था पहले 3.14, और फिर x = 4 का आउटपुट आ गया, बहुत बढ़िया। तो उस जमाने में अगर हमें कुछ इनपुट देना है तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नाम की चीज़ होती थी। कैसे इनपुट देना है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं ये सारा कोड अभी के लिए कमेंट कर दूँ, ये काम करते हैं, इसको नई फाइल में करते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक demo5.java करके बना लेता हूँ, ओके। तो ये मेरी फाइल बन गई demo5.java। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ यूज ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो बेसिकली ये कहता है कि जब मैं अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो ना मैं कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता हूँ। कैसे, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, पहले कुछ कोड लिखता हूँ, system.out.println, जितने भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं AR, इसको प्रिंट करते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स R प्लस args.length, मान लो कुछ ऐसा प्रिंट करते हैं, और एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट भी प्रिंट कर लेते हैं। तो एक लूप चलाता हूँ मैं, अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। i > args.length, आपको पता है हम .length ऑपरेटर यूज़ करते हैं, i++, और मैं system.out.println एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर लेता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट ith इक्वल टू प्लस args i, कुछ ऐसे, ओके, GSI, कुछ ऐसे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो मेरा मेन फंक्शन है, उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है। मैंने कहा है ये जो आर्ग्यूमेंट्स का एरे आता है ना मेरे पास, मेरे को उसकी लेंथ प्रिंट करके देखनी है, और अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो मुझे उसका हर एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने और कोई कोड नहीं लिखा। तो मैं अगेन इसको चलाता हूँ, मैं सिंपल ऐसे करके ही चलाऊँगा। तो सबसे पहले मैं से पहले कंपाइल करता हूँ जावा सी demo5.java। अब देखो मेरे यहाँ पे सोर्स कोड कंपाइल हो गया, यानी कि बाइट कोड बन गया होगा। फिर मैं लिखता हूँ अपना जावा demo5, अब ये रन हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर 0। अभी तक तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और मेरा और कुछ आया ही नहीं क्योंकि इस फॉर लूप में हम घुसे ही नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ 0 थी, है ना। लेकिन व्हाट इफ मैं इसको ऐसे करके रन करूं, जावा demo5, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दूं, लेट्स से आदित्य, टंडन और रोहित, नेगी, कुछ इस तरह से वैल्यूज दूं, और अब इसको रन करूं। तो देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 4 हो गए, पहला 0 आदित्य है, 1 टंडन, 2 रोहित, 3 नेगी। 0 1 2 3 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का जो स्ट्रिंग का एरे है उसके इंडेक्सेस हैं। तो 0th इंडेक्स पे आदित्य पड़ा है, 1st पे टंडन, 2 पे रोहित, 3 पे नेगी, और यहाँ पे मैंने इनको पास किया था कुछ इस तरह 0th 1 2 3। तो ये काम होता था इस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का कि जब हम अपने कोड को रन कर रहे हैं तभी हम कुछ कंसोल पे आउटपुट दे दें और वो हमारा कट।
तभी हम कंसोल पे कुछ इनपुट दें और वो इनपुट हमारा इस आर्ग्यूमेंट्स नाम के एरे में स्टोर हो जाए और उसके साथ हम कुछ ना कुछ कर सके। पर किस काम आता था? देखो, अब तो ये ज़्यादा काम नहीं आता क्योंकि हम कोड को डायरेक्टली रन करते हैं, पर पहले ये ज़्यादा काम आता था कॉन्फ़िगरेशंस में। तो कई बार हम ऐसे लिखते थे जावा लेट्स से डेमो 5 जावा का नाम क्लास का नाम है और उसके आगे हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते थे, जैसे कि हमारी input.txt फाइल ये है, यहाँ से रीड करो output.txt फाइल में आंसर को देना। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज जो हम देते थे ना, ये हम इस आर्ग्यूमेंट नाम के एरे में कलेक्ट कर सकते थे और फिर इसके साथ हम कुछ भी कर सकते थे, बहुत सारी चेंजेस कर सकते थे। तो ये पहले तो बहुत काम का था। अब क्योंकि हम यूजर से मैनुअली कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं डलवाते तो उसका इतना काम नहीं है, पर अभी भी इसका बहुत यूज होता है। जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जब हम लिखते हैं जावा डेमो 5 तो हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इंटरनली देना चाहते हैं। जैसे अगर हम मान लो हो सकता है रन लिखे या बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो हम स्प्रिंग बूट के टाइम पे पढ़ेंगे। पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले इसका कितना ज़्यादा यूज़ केस था और अभी तक तो हमने इसको कोई यूज़ किया ही नहीं पूरे के पूरे जावा में। मैंने बस आपको बता दिया कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप लिखते हो रन करने के लिए जावा डेमो 5, तभी आप कुछ ऐसे फाइल के नाम या फिर कुछ भी स्ट्रिंग्स दे सकते हो। जैसे मैंने दिया आदित्य टंडन, रोहित नेगी, वो सब इसने एक एक करके स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लिया और उनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस इनपुट्स के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ केस था और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ आई। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।